दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड JEE का पेपर जो कि 2021 में हुआ था। आज उस पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 हैज हाउ मेनी चैप्टर्स? इसका राइट आंसर है 7। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब आया था? 1981 में। इस एक्ट के अंदर सेक्शन कितने हैं? 54, 54 सेक्शन है और चैप्टर कितने हैं? 7। तो ये सब याद रखना है। सेक्शन है 54 और चैप्टर है 7। वेन इज अर्थ डे ऑब्जर्व्ड? तो अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। डी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर द एनिमल्स? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एनिमल्स के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी को कंट्री में फर्स्ट टाइम सेटअप की थी? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और यही इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल्स है उसको सेपरेट रखने के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी डेवलप की गई थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, एनी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन द कैटेगरी बी? तो EI के अंदर क्या होता है कि EI के अंदर प्रोजेक्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। एनी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन कैटेगरी बी विल बी ट्रीटेड एज कैटेगरी ए। जो बी कैटेगरी का है उसको कंसिडर क्या किया जाएगा? ए कैटेगरी का। इफ इट इज लोकेटेड इन होल और इन द पार्ट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ सर्टेन एरियाज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज एरियाज? तो अगर ये किसी एरिया पार्ट के 10 किलोमीटर के अंदर में है तो उसमें कौन सा पार्ट नहीं होना चाहिए? इंटरनेशनल बाउंड्री कंसीडर की जाती है, इंटर स्टेट बाउंड्री को कंसीडर नहीं किया जाता है, क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया एज पर द CPCB कंसीडर किया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंसीडर किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज एरिया? सो द आंसर इज द बी, इंटरसिटी बाउंड्री। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, which under the current EIA notification, which is the fourth stage in the process of granting environmental clearance for new projects? फोर्थ स्टेज कौन सी है? अप्रेजल। पहले कई स्टेजेस होती थी लेकिन न्यू नोटिफिकेशन में कितनी स्टेजेस कर दी गई? 4 स्टेजेस कर दी गई। और वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट स्टेज है स्क्रीनिंग, सेकंड स्टेज है स्कोपिंग, थर्ड स्टेज है पब्लिक हियरिंग, और फोर्थ स्टेज है अप्रेजल। जो EIA नोटिफिकेशन में था उसमें 2006 में अमेंडमेंट किया गया था। EIA नोटिफिकेशन में 2006 में अमेंडमेंट किया गया था और उसके अंदर जितनी भी जो स्टेप्स थी, नोटिफिकेशन की स्टेजेस थी, उनको 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। और 4 का ऑर्डर है, सबसे पहले स्क्रीनिंग, उसके बाद में स्कोपिंग, उसके बाद में पब्लिक हियरिंग, और फोर्थ नंबर पे है अप्रेजल। राइट आंसर इज द सी, अप्रेजल। क्वेश्चन नंबर 6, मैनी केमिकल्स आर यूज इन द कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सच एज एलम, PAC, क्लोरीन, ETC. Which of the following describe what is the alum? alum क्या है? alum is act as a coagulant. तो कोएगुलेंट एजेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एलम। एलम इज ए यूनिवर्सल कोएगुलेंट। इसको याद रखना है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द CFAO, sanitary landfill should be constructed at minimum
डिस्टेंस फ्रॉम द हैबिटेशन, तो हैबिटेशन से कितनी दूरी पर है वो सैनिटरी लैंडफिल को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, मिनिमम कितनी दूरी मेंटेन रखनी चाहिए। सो राइट आंसर है लगभग आधा किलोमीटर, मीन्स 500 मीटर डिस्टेंस एटलीस्ट। कोई एरिया जहाँ से पर हैबिटेट है, मतलब वहाँ पे लोग बसे हुए हैं, आबादी है, तो उस एरिया से लगभग 500 मीटर दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सैनिटरी लैंडफिल का एक वीडियो दिया गया, उस वीडियो में एक स्लाइड है जिसमें दिया गया कि सैनिटरी लैंडफिल की लोकेशन किस किस एरिया से कितनी दूरी पे होनी चाहिए, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, म्युनिसिपल सीवेज स्लज can be used as a fertilizer but it is rendered unsuitable by the presence of which of the following contaminants। तो जो म्युनिसिपल सीवेज स्लज होता है वो क्या होता है, उसमें वाटर होता है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, इनकी वजह से वो बढ़िया होता है इरिगेशन के लिए। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि उसमें हैवी मेटल्स होती हैं जिसकी वजह से उसको एप्लीकेशन करने में कई कॉन्स्टेंट हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं। तो किसकी वजह से है, नाइट्रेट, organic matter, phosphate, heavy metals। So right answer is the heavy metals। Now the question number 9, particles of what size are filtered by the nasal passage। तो इंसान का जो नोज होता है, नाक का जो पैसेज होता है, उससे किस साइज के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, क्योंकि जो अपना नोजल पैसेज होता है उसके अंदर हेयर्स होते हैं और हेयर्स की वजह से ये मेनली जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो किस साइज के, सो जो 10 माइक्रोमीटर साइज से बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको ये ट्रैप कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और फोना मीन्स एनिमल्स। ओके, सो प्लांट्स के इन सिटू कंजर्वेशन की कौन सी मेथड नहीं है, तो इन सिटू दो टाइप की मेथड होती है, एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू में क्या होता है कि जो प्लांट जहाँ उगता है, जहाँ ग्रो होता है, उसी उसके नेचुरल कंडीशन में उसको प्रिजर्व किया जाता है। एक्स सिटू में क्या होता है कि किसी प्लांट को कहीं से अप्रूव रूट करके या उसको वहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरी एरिया में उसको कंजर्व किया जाता है, तो वो इन सिटू होता है। तो कौन सा इन सिटू नहीं है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू, बायोस्फीयर रिजर्व एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू, बोटेनिकल गार्डन्स दे आर एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू, नेशनल पार्क इज एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू। तो राइट आंसर इज द बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स इज ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूम प्रिवेल्स अंडर स्टेबल एटमोस्फेरिक कंडीशंस। सो प्लूम्स में लगभग 7 या 8 टाइप की प्लूम्स की शेप बनती है, तो उनके अंदर क्या क्या एटमोस्फेरिक कंडीशन होने चाहिए, इन्वायरमेंटल लेप्स रेट क्या होना चाहिए, ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट क्या होना चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 11 में, फेनिंग। तो मेनली द फेनिंग टाइप की प्लूम्स बनती हैं व्हेन द एटमोस्फेरिक कंडीशन आर स्टेबल। Now the question number 12, hardness in water due to the certain dissolved elements in the water tends to affect the lathering of soap. The permanent hardness of water is caused by the presence of which of the following? Presence of which of the followings? So एक्चुअल में हार्डनेस क्या होता है, वाटर के अंदर जो सोल्यूबल बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी वजह से वाटर में हार्डनेस आती है, ठीक है। सो ऑप्शन है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो राइट आंसर इज द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। तो आपको याद रखना हार्डनेस किसकी वजह से आती है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं किनके, कैल्शियम और मैग्नीशियम, उनकी वजह से। और हार्ड वाटर को क्लासीफाई किया जाता है 2 कैटेगरी में,
एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर कौन सा होता है? हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं। और जो हार्ड वाटर होते हैं वो क्या करते हैं कि साबुन को गलाते नहीं हैं, वो साबुन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। जबकि जो सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? जो वाटर रेन से हमको रेनफॉल से आता है वो वाटर सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये काफ़ी यूज में होता है और ये मेनली साबुन में लेदरिंग की प्रॉब्लम करता है, मतलब ये साबुन को गला देता है, ठीक है। सो क्वेश्चन 12 का आंसर है फर्स्ट वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज अवार्डेड फॉर हर अचीवमेंट इन माउंटेनियरिंग ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन इन 2009? सो माउंटेनियरिंग में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन पे किसको अवार्ड दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 में इसका आंसर होगा आशा झाझड़िया को दिया गया था, ठीक है। द विंटर रेन इन राजस्थान, विंटर रेन इन राजस्थान इज नोन एज, सो सर्दियों में राजस्थान में जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं? मावट। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट वन। और यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन को कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 8 मार्च को। 8 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, characterization of municipal solid waste is done through which method? सो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का करेक्टराइजेशन किससे किया जाता है? अल्टीमेट, क्वार्टरिंग, प्रोक्सीमेट और केमिकल। सो द राइट आंसर इज द क्वार्टरिंग। क्वार्टरिंग मेथड से क्या है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का क्या किया जाता है? करेक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 2018। तो 2018 में जो हुई थी कोप, वो कहाँ पे हुई थी? उसका आंसर है कटोवाइस, कटोवाइस में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द एरोडायनेमिक डायमीटर ऑफ एरोसोल इंडिकेट? एवरेज डायमीटर ऑफ aerosol particle present in the unit volume of air, maximum size of aerosol particle that can float in the air, equivalent diameter of sphere having same volume as that of the aerosol, size of aerosol particle when float in the air. So right answer is the C, equivalent diameter of a sphere having the same volume as that of the aerosol. तो एरोडायनेमिक डायमीटर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा PM 2.5, इसका मतलब है कि जो पार्टिकुलेट मैटर जिनका एरोडायनेमिक डायमीटर है वो लेस देन और इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर होता है, उनको PM 2.5 कहते हैं। तो इसी में ये इसके मेजरमेंट की यूनिट है पार्टिकुलेट मीटर्स की। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास्ट? सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है? डी, बांसवाड़ा से पास होती है। How many air quality categories are defined in the report of National Air Quality Index published by the National Air Quality Index किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? CPCP के द्वारा। तो उसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं? सो राइट आंसर इज द 6 कैटेगरीज। और 6 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है गुड,
जो होती है 0 से 50 के बीच में। उसके बाद में सेकंड आती है सेटिस्फैक्ट्री, जो होती है 51 से 100 के बीच में। थर्ड नंबर आती है मॉडरेट, जो कि 101 से लेके 200 तक है। उसके बाद में आता है पुअर, जो 201 से लेके 300 के बाद तक आता है। उसके बाद में आता है वेरी पुअर, जो कि 301 से लेके 400 तक आता है। और उसके बाद में आता है सीवियर, जो कि 401 से ज़्यादा होता है। तो ये 6 कैटेगरी होती हैं जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर पब्लिश की जाती हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम एंड एरेटेड लेगून इज दैट। तो एक्टिवेटेड स्लज में और एरेटेड लेगून में मेजर डिफरेंस क्या है? एरेटेड लेगून इज ए बैच प्रोसेस, एरेटेड लेगून इज ए अटैच्ड ग्रोथ फेज। In aerated lagoons, settling tank and sludge recirculation are absent. In aerated lagoons, settling tank or sludge recirculation are absent. Okay, so this is the C1 is the right answer. Aerated lagoons में क्या होता है कि उसमें settling tank और sludge recirculation system क्या होता है? Absent होता है। तो this is the right answer. Now the question number 21. In Liouploid matrix, list how many specific actions and how many environmental items. सो इसका आंसर क्या होगा? EI का एक वीडियो हमारे चैनल पे डाला गया जिसको आप आके देख सकते हो और उसमें देख सकते हो कि लियोपोल्ड मैट्रिक्स मेथड हो किस काम आती है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो इसके अंदर कितनी एक्शन और कितने आइटम हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है 1। इसके अंदर कितनी एक्शन है? इसके अंदर 100 एक्शन होती हैं और जो इन्वायरमेंटल आइटम एग्जैक्टली कितने होते हैं? 88। लेकिन ऑप्शन के आधार पर हम देख सकते हैं तो 88 के पास में कौन सी वैल्यू है? 90। सो टोटल कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे इसमें? 100 इंटू 88, सो 8800 वेरिएबल्स इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। So now the question number 22. Okay, recently discovered new height of Mount Everest is 8,848.86 मीटर above the mean sea level. So height कितनी है माउंट एवरेस्ट की? न्यू हाइट 8848.86 मीटर। If the atmospheric lapse rate means हाइट के साथ अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो पर 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर में कितना डिक्रीज होता है? तो लैप्स रेट इज द 6 केल्विन पर 1000 मीटर। सो द एवरेज टेम्परेचर ऑन मीन सी लेवल इज द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माउंट एवरेस्ट की टिप में कितना टेम्परेचर होगा? इसका मतलब है अगर मैं 1 किलोमीटर हाइट पे जाता हूँ तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है? 6। तो मैं अगर 8848 मीटर की हाइट पे जाऊँगा, जिसको अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूँ 8.84886 किलोमीटर हाइट पे जाऊँगा तो कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 8.84886। तो ये कितना हो जाएगा? तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8.84886 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 53.09। और अर्थ का टेम्परेचर कितना है? 25। इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये डिक्रीज होता है तो ये माइनस में होगा टेम्परेचर। तो इसमें से 25 को माइनस कर देंगे तो 09 और ये हो जाएगा 8 और 2 तो माइनस 28.09। तो ए इज द राइट आंसर। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 6 केल्विन पर 100 मीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 6 डिग्री सेंटीग्रेड।
पर 100 मीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट केल्विन में है और अर्थ सरफेस का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो अगर एक्चुअल में अगर डिग्री सेंटीग्रेड में इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा नहीं, ये एक टाइप से बोनस क्वेश्चन काउंट होगा। बट अगर हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करके सोल्व करते हैं तो राइट आंसर फर्स्ट वन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच सिस्टम या बॉडी रिकवर अबाउट हाफ ऑफ रिसाइक्लेबल जनरेटेड बाय द हाउस होल्ड इन इंडिया। तो घरों से जो लगभग आधा रिसाइक्लेबल मटेरियल कौन कलेक्ट करते हैं इंडिया में? वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर नहीं, अर्बन लोकल बॉडीज नहीं, म्युनिसिपैलिटी और नगर निगम नहीं, कबाड़ी सिस्टम और वेस्ट पिकर्स। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, co-processing of municipal solid waste fraction which is non-biodegradable, non-recyclable is suitably done if the calorific value of waste is more than 1500 kilocalorie per kg without adding supplementary fuel। सो ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए और बिना किसी सप्लीमेंट्री फ्यूल के। सो ए इज द राइट आंसर, more than 1500 kilocalorie per kg without adding the supplementary fuel। तो A is the right answer। Now the question number 25, in which state is the Indian Railway constructed the world tallest pier bridge? So विश्व का सबसे बड़ा पियर ब्रिज है वो रेलवे ने कहाँ कंस्ट्रक्शन किया है रेलवे ने? सो द राइट आंसर इज द मणिपुर, मणिपुर में किया है। एज पर द सीफीओ मैनुअल an acceptable value of wear loading rate for primary clarifier design considering an average flow condition is। so wear loading rate कितनी होगी considering the, अगर considering the average flow condition is, अगर average flow condition कितनी होनी चाहिए? so right answer is the 125 क्यूबिक मीटर पर डे। अगर ये एवरेज फ्लो रेट है तो जो वियर लोडिंग रेट है वो कंसिडरेबल है किसमें? फॉर प्राइमरी क्लेरिफाइड डिजाइन के लिए। सो राइट आंसर इज द डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, एज पर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल हॉर्टिकल्चर वेस्ट फ्रॉम पार्क्स एंड गार्डन शुड बी। सो जो पार्क से जो पेड़ पौधों का जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका क्या करते हैं? तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। collected along with the municipal solid waste and treated as disposal site, collected and treated chemically, collected and treated off site, collected separately and treated on site। सो इसका आंसर क्या होगा? कलेक्टेड सेपरेटली एंड ट्रीटेड ऑन साइट। इसको जनरली अदर वेस्ट के साथ कलेक्ट नहीं करते हैं, इसको सेपरेट कलेक्ट करते हैं और उसी साइट पे उसको ट्रीट कर देते हैं। मेनली उसकी क्या कर देते हैं? कंपोस्टिंग। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, एज पर CPCB द यूज्ड मास्क, ग्लव्स, टिश्यू और स्वेब contaminated with blood body fluid of COVID-19 patient including the syringe, medicine etc, if any generated should be treated as। so जो भी हॉस्पिटल वगैरह से जो भी वेस्ट होता है वो किसकी कैटेगरी में आता है? बायोमेडिकल वेस्ट से। तो ऑप्शन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, इन्फेक्टिव वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट। सो राइट आंसर इज द बायोमेडिकल वेस्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, drinking water quality is assessed in terms of its physical, chemical, microbial and radiological parameters as defined in the standards specification of drinking water quality published by the Bureau of Indian Standard। which of the following is documented। so कौन से IS स्टैंडर्ड दिए गए हैं ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के लिए? सो राइट आंसर इज द फर्स्ट वन, ISO IS 10500 2012।
सो ये स्टैंडर्ड दिए गए हैं जिसमें वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी का, केमिकल प्रॉपर्टी का, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का, रेडियोलॉजिकल प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड और माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना। IS 10500 2012। Now the question number 30. As per EIA notification 2006, the validity of EC for the river, EC means environmental clearance for the river valley project remain for, तो एक रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए कितने साल के लिए रिमेन रहती है वैलिडिटी? 10 साल के थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, इसमें कोई नहीं है, इसको सिर्फ याद रखना कि 10 ईयर के लिए प्रोजेक्ट की इसी की वैलिडिटी रहती है। द क्वेश्चन नंबर 31, फॉर इफेक्टिव कंपोस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेस्ट शुड बी। सो अगर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कंपोस्टिंग करेंगे तो उसके लिए मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए वेस्ट का, ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट लगभग 50-60% होना चाहिए। सो मोर देन 60% एंड बिटवीन 45 to 55%। सो राइट आंसर इज द D1। 45 से 55 के बीच में मॉइस्चर परसेंटेज होना चाहिए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कंपोस्टिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, इन सेटिंग अप ऑफ ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सेटिंग में जो कि बेस्ड ऑन ASP एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द इज करेक्ट? ए इज द एरेशन टैंक, बी इज द सेकेंडरी क्लैरिफायर, सी इज द इक्विलाइजेशन टैंक एंड डी इज द ग्रिड चेम्बर। सो ये चार चीज़ें दी गई हैं तो उनको हमको अरेंज करना है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बेस पे। ओके, सो उनका अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आता है ग्रिड चेम्बर, जो भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए ग्रिड चेम्बर आता है। उसके बाद में इक्विलाइजेशन टैंक आता है, इक्विलाइजेशन टैंक आता है। और इक्विलाइजेशन टैंक के बाद में क्या, उसमें क्या किया जाता है? एरेशन टैंक आता है। और एरेशन के बाद में उसमें क्या आता है? सेकेंडरी क्लेरिफायर्स। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? सो बी इज द राइट आंसर, डी इज द ग्रिड चेम्बर, सी इज द इक्विलाइजेशन टैंक, ए इज द एरेशन टैंक एंड बी इज द secondary clarifier. So B is the right answer. Now the question number 33. According to National Ambient Air Quality Standard 2009, द एनुअल एवरेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा स्टैंडर्ड पूछा गया है, 24 एवरेज टाइम पे बेस्ड है या एनुअल एवरेज पे बेस्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज है एरिया, एरिया कौन सा है, सेंसिटिव एरिया है या इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल एरिया। तो इन दो चीज का ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में पहला पूछा है एनुअल एवरेज, बिकॉज एनुअल और 24 एवरेज की कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो डिफरेंट होती हैं। कौन सी गैस के लिए? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो कभी कभी यूनिट का भी ध्यान रखना कि यूनिट चेंज कर देते हैं। इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी एनुअल एवरेज बेसिस पे? सो द राइट आंसर इज द 30 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो सी इज द राइट आंसर। Now the question number 34. Field capacity in waste sample is defined as. तो field capacity को कैसे डिफाइन करते हैं? तो field capacity is the amount of moisture that can be retained in sample subject to the gravitational pull. So B is the right answer. It is the maximum amount of the moisture that can be retained in the sample subject to the gravitational pull. तो ये कि मॉइस्चर की मैक्सिमम अमाउंट जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से
अफेक्ट नहीं हो रही है। So B is the right. Now the question number 35. The CPCB has specified use-based classification of surface water in the India. There are 5 categories A, B, C, D, E. Okay. Defined in the classifications. So surface water को classify किया गया है कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में, A, B, C, D, E, F, जो कि एक टेबल दी गई है और उसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ रिवर एज ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन विल बी द क्लास और कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द अबोव क्लासिफिकेशन। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सी क्लासिफिकेशन? विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन। सो फर्स्ट वन ए कैटेगरी है वो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स को विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन को यूज करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, एज एन अप्रोक्सीमेट परसेंटेज व्हाट पार्ट ऑफ एरिया ऑफ इंडिया डज राजस्थान कवर? सो राजस्थान कितना कवर करता है? 10.4। सो इसको याद रखना है। राजस्थान का एरिया लगभग इंडिया का एरिया कितना है? 10.4%। Now the question number 37. Which of the following technology is based on the phytoremediation principle? So phytoremediation means जहाँ प्लांट के द्वारा रेमेडिएशन करते हैं। तो चलिए SBR, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स और एरेटेड लेगून्स। सो इनमें कौन सा होगा? सो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स हैं, उनका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है? फाइटो रेमेडिएशन के कॉन्सेप्ट पे, प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो राइट आंसर इज द सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38. A tailor has a number of shirt piece to cut from a roll of fabric. Okay. He cut each roll of equal length into 10 pieces. जैसे कि एक रोल है तो इसे 10 पीस काटता है, तो 10 पीस काटने के लिए कितने कट लगाएगा? इसमें 10 पीस काटने के लिए कट कितने लगाएगा? 9 कट लगाएगा। 9 कट लगाएगा तो 9 जगह से काटेगा तो 10 पीसेज में कट हो जाएगा। ही कट एट द रेट ऑफ 45 कट्स पर मिनट। ओके। सो वो 1 मिनट में कितने कट लगाता है? 45। तो 24 मिनट में कितने कट लगाएगा? तो 24/45 into 9. So answer is the 120 cuts. So B is the right answer. Now the question number 39. In wind analysis, the Richardson number indicates. So wind analysis में रिचर्डसन नंबर क्या इंडिकेट करते हैं? चलिए ऑप्शन: मैकेनिकल टर्बुलेंस एंड कन्वेनियंस हीट प्रोडक्शन, convective heat production only, mechanical turbulence only, critical fluid energy. So A is the right answer. mechanical turbulence and convective heat production को रिचर्डसन नंबर इंडिकेट करते हैं। तो A is the right answer. Now the question number 40. The stoichiometric oxygen requirement for biological oxidation of ammonia to nitrate. अगर अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है तो कितने ग्राम ऑक्सीजन पर ग्राम ऑफ अमोनिया रिमूव्ड? तो अमोनिया के लिए को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा है कितने ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट होते हैं, कितने ग्राम। सो ये एक फिक्स वैल्यू है, इसकी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो, मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। थ्योरेटिकली 4.57 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज 1 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट में। तो इसके हिसाब से आंसर हो गया बी। मतलब 1 ग्राम अमोनिया को कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रेट में 4.57 ग्राम ऑक्सीजन
की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें दो रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले तो अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में कितने ऑक्सीजन ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 3.43 ग्राम, सेकेंड स्टेज में 1.14 ग्राम। तो इन अगर मैं टोटल मिलाते हैं 3.43 प्लस 1.14 तो कितना हो जाएगा 4.57 ग्राम। सो इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41, इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इंडियन नेवी कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 दिसंबर को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 42, एट ए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी द ट्रोमेल स्क्रीन आर यूज। सो ट्रोमेल स्क्रीन को किस लिए यूज किया जाता है, इसको सेपरेशन एज पर द साइज। सो डी इज द राइट आंसर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी होती हैं उनमें ट्रोमेल स्क्रीन यूज लिए जाते हैं, किसके लिए, सेपरेशन एज पर द साइज। तो वेस्ट मैनेजमेंट को साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए उनको काम में लिया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, सो क्वेश्चन नंबर 43 है, सन एंड अर्थ बोथ बिहेव एज ए ब्लैक बॉडी with black body temperature gives 6000 Kelvin for sun and correspondingly for earth is the 298 Kelvin. The ratio of wavelength corresponding to the maximum amount of radiation emitted by the sun to the earth come out to be. ओके तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करते हैं हम इसके सॉल्यूशन के लिए, वीन डिस्प्लेसमेंट रूल को लागू करते हैं इसके लिए। ओके और विंड डिस्प्लेसमेंट का रूल क्या कहता है कि जो वेवलेंथ होती है वो टेम्परेचर के रिवर्स में होती है, ठीक है, इसको याद रखना। तो लेमड़ा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, तो लेमड़ा एम मैक्सिमम, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सन, लेमड़ा मैक्स किसकी बात करते हैं, अर्थ, यहाँ पे टेम्परेचर सन, टेम्परेचर अर्थ, 298 और 6000। सो 298 और 6000 अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 298 डिवाइडेड बाई 6000 तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0496। सो इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 4, ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर, 0.049। नाउ द क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैटरिंग फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो स्काई का ब्लू कलर किस फिनोमेना की वजह से दिखाई देता है, तो ऑप्शन हैं नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग, रिले स्कैटरिंग और डिफ्रेक्शन। सो राइट आंसर इज द रिले स्कैटरिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, इफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन इज इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ पीक सोलर रेडिएशन वुड बी। तो वीन के नियम के अनुसार वेवलेंथ और टेम्परेचर में रिवर्स का रिलेशन होता है। तो अगर सन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी पीक सोलर वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। सो 45 में राइट आंसर होगा ए, ये बढ़ेगा तो वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल हजार्ड। सो बेसिकली हजार्ड दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल और एक एंथ्रोपोजेनिक। सो सुनामी है वो नेचुरल आती हैं, वोल्केनोज भी नेचुरली आते हैं, क्लाइमेट चेंज एंथ्रोपोजेनिक है और अर्थक्वेक नेचुरली आते हैं। सो राइट आंसर इज द सी इज नॉट ए नेचुरल हजार्ड। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, हु इज ओनली इंडियन एक्टर हु हैव फीचर्ड इन द
टाइम मैगजीन इन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑफ 2020। तो 2020 के जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो टाइम मैगजीन की लिस्ट में कौन सा इंडियन एक्टर था? अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, रजनीकांत एंड शाहरुख खान। तो राइट आंसर इज द आयुष्मान खुराना। Now the question number 48. Which of the following statement is correct about the lagoons and backwater? So first statement है they are coastal lake which have their connection with the sea through small opening. Okay. So ये right statement है they exhibit a gradient in salinity from the fresh water to marine depending upon the extent of influence of the sea water. So ये भी right है. So A is the right answer. Both A or B, both statement are true. Now the question number 49. Which of the following is not an advanced thermal treatment technique? So advanced thermal treatment technique कौन सी नहीं है? प्लाज्मा सिस्टम है, मास बर्निंग, पायरोलाइसिस और गैसिफिकेशन। सो पायरोलाइसिस भी है, गैसिफिकेशन भी है, तो मास बर्निंग है वो एडवांस थर्मल टेक्निक नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50। फॉर ए इन्फिनाइट लाइन सोर्स गॉसियन प्लूम मॉडल फॉर ए कांस्टेंट इमिशन रेट the concentration in cross wind direction for given x coordinate can be stated as। सो ये गॉसियन प्लूम मॉडल का क्वेश्चन है एक लाइन सोर्स के लिए, अगर उसमें इमिशन रेट कांस्टेंट है, सो कंसंट्रेशन इन क्रॉस विंड डायरेक्शन, क्रॉस मींस क्रॉस, इट इज नॉट परपेंडिकुलर, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट इज स्टेटेड एज को कैसे रिप्रेजेंट करता है? सो independent to y coordinate, increase with y direction and decrease with y direction, increase with y direction and decrease with y direction, decrease exponentially with y direction. So right answer is the independent to the y coordinate। इस पे एक हमारे चैनल पे गॉसियन प्लूम डिस्पर्सन मॉडल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया गया है, तो उसको आप देख सकते हो, वहाँ जाके इसको समझ जाओगे। सो ए इज द राइट आंसर, इंडिपेंडेंट टू द वाई कोऑर्डिनेट। अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें डायरेक्शन, तो वाई कोऑर्डिनेट से ये इंडिपेंडेंट रहेगी, उस पर डिपेंड नहीं रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम केवल 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है 100 क्वेश्चंस, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।